हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज हम आपको बताने वाले हैं जो आपका क्लास 10 मैथ का बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आने वाले हैं। ये वीडियो क्लास 10 मैथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, जितना क्वेश्चन बताया जाए वो सारे क्वेश्चन आपको समझ कर ही जाना है। ओके, तो चलो फिर एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला प्रश्न देखो, लिखा हुआ है पाई है। देखो आपने बहुत जगह पढ़ा होगा पाई, और पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, ऐसे आपने बहुत पढ़ा होगा। बट पाई है क्या? एक पूर्णांक है, या फिर एक अपरिमेय संख्या है, या फिर एक परिमेय संख्या है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो एक तो चीज जरूर है, चाहे एक पूर्णांक हो, चाहे एक अपरिमेय संख्या हो, चाहे एक परिमेय संख्या हो। तो अब आप लोग बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। इसका सही आंसर होगा एक अपरिमेय संख्या। क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या। तो जो पाई होती है एक अपरिमेय संख्या होती है। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना बार आप रिवीजन करोगे उतना ज्यादा ही अच्छा रहेगा। अगला देखो, यहां लिखा हुआ है कि शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या है। यहां आपके 1 2 3 4 यानी कि 4 परिमेय संख्या दी हुई है, 4 विकल्प दिए हुए हैं। और इसमें आपको बताना है जो शांत दशमलव में लिखा जा सकता है उसको बताना है। आपका ऑप्शन ए है 77/210, ऑप्शन बी है 129/2 की घात 2 एंड 5 की घात 7 एंड 7 की घात 5, एंड ऑप्शन सी है 13/3125, एंड ऑप्शन डी है 8/17। देखो आपको मैं बता दूं कि ये आपका हो नहीं सकता, क्योंकि ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं होगा, क्योंकि 17 तो खुद से ही कटेगा। चलो इतना क्लियर हो गया। अगर आप इसका भी गुणनखंड करोगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, देख लेना करके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि ये होगा या नहीं। इसमें 7 की घात 5 है तो ये भी नहीं होगा। अब होगा क्या? वो ये है 31, आपका 13/3125। ये जो है एक दशमलव प्रसार का शांत आपका है, जो ये परिमेय संख्या शांत है। चाहे आप इसका गुणनखंड करके देख लेना। अगर आपका 5 की घात आ जाता है तो फिर आप 2 की घात 0 भी लिख सकते हो, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो आपका यही दशमलव प्रसार शांत होगा। और ये बोर्ड परीक्षा के लिए VIMP क्वेश्चन है। याद करके ही बोर्ड परीक्षा में जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 3। यहां क्वेश्चन नंबर 3 जो प्रश्न कह रहा है, समीकरण 2x² - x - 1 बराबर 0 के मूल होंगे। आपको यहां मूल ज्ञात करना है। ठीक है, मूल मतलब इसका आप जो आपका ये समीकरण दिया हुआ है इसे सॉल्व करो, और x की आपकी 2 वैल्यू मिलेगी, वही उसका मूल्य होगा। ऑप्शन ए है 1,1/2, ऑप्शन बी है -1, -1/2, ऑप्शन सी है 1, -1/2, एंड ऑप्शन डी है प्लस में है 1/2। ठीक है, इसको हटा दो। ये ओके, समझ में आया? ये आप हटा दो, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है। तो आप लोग इसका मूल ज्ञात कीजिए। अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। इसका मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप समीकरण को लिख लो। 2x² - x and -1 = 0। इसका मल्टीप्लाई, जो इसका आपका गुणांक होता है, इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, लिखा नहीं जाता। 2 हो गया, यानी कि जोड़ने घटाने पर 1 और गुणा करने पर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो फिर कैसे करोगे? 2x² - अगर आप 2 में से 1 घटाओगे तो 1 होगा, और गुणा करोगे तो 2 1 जा 2। ठीक है, -1 बराबर 0। फिर आप इसे सॉल्व करते चले जाओ। 2x² - 2x, एंड यहाँ रहेगा +x एंड -1 बराबर 0। यहाँ आपका 2x², आपको 2x कॉमन ले सकते हो, यहाँ x - 1 हो जाएगा, और यहाँ +1 कॉमन ले लो, यहाँ x - 1 बराबर 0। एक बात याद रखना, जो ब्रैकेट में है ये दोनों बराबर होने चाहिए, बस तभी आपका समीकरण सही रहेगा। ठीक है, फिर आप यहाँ क्या लिख सकते हो? यहाँ हम लिख सकते हैं, पहले आप लिख सकते हो यहाँ x - 1। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो 2x + 1 बराबर 0। तो एक को 0 के बराबर रखो, जैसे x - 1 बराबर 0, तो हमें मिलेगा x बराबर 1।
ठीक है। और आप एक बार रखो 2x प्लस 1 बराबर 0 और यहाँ 2x बराबर -1 और x बराबर -1/2। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 -1/2, यही आपका हो जाएगा मूल। देख लो भाई, यही होगा 1 -1/2, जहां भी हो आप सही मार दो 1 -1/2। ठीक है, तो आप लोग देखो ये वाला सही है ना, 1 -1/2, ये वाला आपका सही है। ठीक है, 1 -1/2। आई होप कि आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां क्वेश्चन नंबर 4 कि बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। मध्य बिंदु का ए आपका ऑप्शन है -2, 3, ऑप्शन बी है -2, 5, ऑप्शन सी है -2, 8 और ऑप्शन डी है 0, 2। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो सकता है? आई होप कि आपको पता होगा। नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको तुरंत समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप तुरंत समझ भी जाओगे, केवल फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे मैंने अभी कल आप लोगों को पूरे चैप्टर का फार्मूला का वीडियो प्रोवाइड किया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नोट भी बना लिया होगा, तो वहीं से ये आपका निर्देशांक ज्योमेट्री वाला फार्मूला आप लगाओ, मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला आपका लग जाएगा। ठीक है, तो सूत्र आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां आप लिखो सूत्र। यहां आपको लिखना है x1 प्लस x2 बटे में 2 तथा y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है, अब यहां आपको ये पता है कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। ये आगे वाला आपका x1 है, ठीक है, ये आपका x2 है, ये पीछे वाला y1 है, ये पीछे वाला y2 है। ठीक है, इतना तो पता चल गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब आप मान रख दो जो जो चीजें हैं, यहाँ x1 आपका -2 है और x2 भी आपका -2 है, बटे में आप 2 लगा दो। ठीक है, कॉमा लगाओ। फिर यहाँ y1 आपका 6 है एंड y2 आपका 10 है, बटे में 2 लगाओ। यहाँ आपका ये हो जाएगा -4/2 और ये हो जाएगा 16/2। कट कर दो, कट करोगे तो ये -2, 8 हो जाएगा। यही हो गया मध्य बिंदु का निर्देशांक। मेन क्या है ये समझो, मेन है आपका ये फार्मूला। अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप सवाल तुरंत लगा दोगे। अब आपको अगर फार्मूला नहीं पता तो नहीं लगा पाओगे भाई, क्योंकि फार्मूला का वीडियो मैंने बना दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे सर बना दो बना दो, मैंने बना दिया, देखने का काम आप लोगों का है। ठीक है, तो फिर आप लोगों का ये ऑप्शन सही हो जाएगा -2, 8। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बहुत आसान है, त्रिकोणमिति का एक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 9 sec स्क्वायर, ये 9 sec स्क्वायर ये -9 tan स्क्वायर ये बराबर है। ऑप्शन ये है 1, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है आपका 8, ऑप्शन डी है 0। तो फिर आप इसे कैसे ज्ञात करोगे? अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पहले आप इसे जो आपका दिया हुआ है उसे लिख लो। 9 sec स्क्वायर ये दिया है एंड -9 tan स्क्वायर ये, ठीक है, ये दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ऐसा लिख लो। फिर इसमें दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है, जो दोनों पक्ष में है वही कॉमन होगा। जैसे हमारा 9 है तो ये 9 को आप कॉमन ले लो, sec स्क्वायर ये, ठीक है, एंड -tan स्क्वायर ये। अब मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, उसी फार्मूले से पूरा क्वेश्चन खत्म, फिनिश। ठीक है, लेकिन फार्मूला पहले पता चल जाए। फार्मूला जो है वो है सेक, जो सेक होता है सेक स्क्वायर ये, वो बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर ये। बस ये फार्मूला पता चला तो समझो क्वेश्चन पूरा खत्म। कैसे? देखो यहाँ आप लोग 9 है, सेक स्क्वायर ये के स्थान पर आप 1 + tan स्क्वायर ये लिख सकते हो, और यहाँ -tan स्क्वायर ये लिखा ही हुआ है। फिर क्या बचा? यहाँ से tan उड़ा दो स्क्वायर ये से, और यहाँ 9 से आप 1 में मल्टीप्लाई कर दो और आपको बराबर मिलेगा 9। और हमारा 9 वाला ऑप्शन सही है, कहीं भी 9 हो तो आप टिक मार कर सकते हो। बस ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है और इतना आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। ओनली 1 मिनट में अगर आप देखोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहां देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार याद रखना, थोड़ा सा फार्मूला में आपको दिक्कत होगा अगर ये नहीं पता। अर्धवृत्ताकार, ठीक है। अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप आपका 72 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास होगा। इसका परिमाप दिया हुआ है, अब परिमाप से आप त्रिज्या ज्ञात करो। देखो ध्यान से समझो, बातों को आप पकड़ो, ठीक है। जैसे आपको परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप से आप त्रिज्या ज्ञात कर सकते हो, और यू नो डेट कि आपको त्रिज्या जो होती है उसका 2 गुना व्यास होता है। तो अगर आपको त्रिज्या ज्ञात हो तो व्यास आप कैसे ज्ञात कर सकते हो? 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आपको यह पता है कि त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। हमें त्रिज्या नहीं पता है, परिमाप पता है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि अर्धवृत्ताकार जो चांद है उसका परिमाप बराबर क्या होता है, ठीक है। तो फिर आप लोग सारी चीजें समझ जाओगे। ऑप्शन ए है 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 24 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप, अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप, ठीक है। परिमाप अर्धवृत्ताकार चांद का परिमाप कितना है? 72 सेंटीमीटर। कितना है? 72 सेंटीमीटर, ओके। बट आपको मैंने बताया कि अर्धवृत्ताकार परिमाप का सूत्र पता होना चाहिए, वो होता है पाई आर प्लस 2r बराबर 72, क्योंकि ये तो आपको 72 दिया है। अब यहां देखो ध्यान से, आप कॉमन ले सकते हो, कुछ आर है दोनों पक्ष में ना, ये दोनों में, तो आर आप कॉमन ले लो। यहां बचा आपका 22/7, मैंने पाई का मान रख दिया, एंड प्लस आपका 2 हो गया बराबर आपका 72, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, जैसे आपका ये है ना, इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। जैसे आपका लिखा हुआ है 22/7 प्लस 2, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 7 दूनी 14, और 14 और 22 में आप 14 जोड़ लो, यानी कि 6 और 3 36/7 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो गया 36/7, और ये हो गया 72, ठीक है। समझ में आया? 36/7, और यहाँ आर बराबर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 72, और गुणे ये 7 ऊपर जाएगा, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 नीचे जाएगा, 36 दुनाई 72, यानी कि आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। चलो आपका आर पता चल गया 14 सेंटीमीटर, बट हमें तो व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास ज्ञात करने के लिए आप व्यास लिखो। जो व्यास होता है, व्यास क्या होता है? वो त्रिज्या की 2 गुनी होती है। तो त्रिज्या हमारा 14 सेंटीमीटर है, तो व्यास हमारा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस छोटा सा कंफ्यूजन था, आपका क्लियर हो गया। ये है हमारा 28 सेंटीमीटर आंसर। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मैंने आपको 6 ऑब्जेक्टिव VIMP ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझा दिया, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखेंगे कि सिद्ध कीजिए √2a का अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने सिद्ध किया था कि सिद्ध कीजिए √5a का अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख सकते हो। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा यही क्वेश्चन रहेगा कि सिद्ध कीजिए √2a का अपरिमेय संख्या है। वैसे तो हमें पता है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें प्रूव करके दिखाना है, यानी कि सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, या फिर आप कल्पना कर सकते हो। कल्पना कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि कल्पना कीजिए, ओके। कल्पना कीजिए, क्या कल्पना कीजिए कि जो आपका √2 है, कि जो √2 है एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा एक क्या है? परिमेय संख्या है। जब आप परिमेय संख्या मान लोगे तो फिर आपको पता होगा कि हम लोग परिमेय संख्या को a/v के रूप में लिख सकते हैं, या फिर p/q के रूप में लिख सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हो यहाँ p/q। जैसे मैंने लिखा √2 जो होगा वो बराबर होगा a/v। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, p/q भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां आपका a v जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं, जहां जो आपका
ए वी है, स्मॉल लेटर में ए और वी सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, समझ में आया? ये हमारी जो है सह अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो v है ये इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आपका ऐसे है, अब आपको दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आपको क्या करना है, जो दोनों पक्ष हैं उनका वर्ग करना है। तो आपका जो दोनों पक्ष है ये और ये, ठीक है, √2 जो आपका है एंड बटे में a/v है, इनका आपको क्या करना है, वर्ग करना है। ये मैंने इसका वर्ग कर लिया और इसका वर्ग कर लिया, ठीक है, दोनों का वर्ग कर लेना है। जब आप वर्ग करोगे तो आप लोग जब 2 का वर्ग करोगे तो ये 2 के बराबर हो जाएगा, या आप ये √2 का वर्ग करोगे तो 2 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा a²/v², ठीक है। और यहां से अगर a² देखा जाए तो हमारा होगा 2v² के, ठीक है, 2v² के, ओके। और यहां अगर हम लोग केवल v² देखें, जो आपका v² होगा वो होगा a² बटे में 2, या फिर हम इसे इधर भी लिख सकते हैं, v² जो बराबर होगा a² बटे में 2, ठीक है। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को इधर उधर कर लिया गया है। अब यहां आपको एक कारण लिखना है। देखो यहां जो आपका है a² बटे में आपका क्या है, 2 है, ठीक है, a² बटे में 2। तो फिर हम कह सकते हैं, अगर आपका यहां याद रखना ये आपका थ्योरम है कि 2 अगर a² को विभाजित करता है, a² को विभाजित करता है, अगर 2 जो है a² को विभाजित करता है तो याद रखना कि जो हमारा 2 होगा, 2 a को भी विभाजित करेगा, ठीक है, a को भी विभाजित करता है। अगर a² को विभाजित करेगा तो a को भी विभाजित करेगा, ये याद रखना, विभाजित करता है, ठीक है। अगर ये याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका एक थ्योरम है, अगर आपको थ्योरम पता है तभी ये सिद्ध कर पाओगे, ठीक है। तो इतना आपको पता चला। अब आपको क्या करना है, लिखना है, अगर हम a को 2m के बराबर मान लें, यहां हम लिखेंगे माना जो हम a है, देखो याद रखना a बराबर मैंने मान लिया 2m। अगर हमने a को 2m मान लिया, हमें √2 सिद्ध करना था, अगर यहाँ √5 होता तो हम इसे 5m मानते, ठीक है। अगर हमें सिद्ध करना होता √3 तो हमें ये 3m मानते, ठीक है। याद रखना, इतना आपका याद होना चाहिए। तो अब देखो a का जो आपका है, इससे आप लोग जैसे आपका ये समीकरण फर्स्ट नाम दे दो, जैसे ये हमारा समीकरण फर्स्ट आप जैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम a की वैल्यू जो है यहाँ रख देंगे, ठीक है। जब हम a की वैल्यू रखेंगे, देखो ध्यान रखना, a का मान हम लोग रख देते हैं, ठीक है, या फिर a का मान अगर आप रखोगे तो यहाँ देखो, ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हमारा v² है और यहाँ हमारा a² यानी कि 2m² हो जाएगा, और बटे में हमारा क्या है, 2 है, ठीक है, 2 है। अब यहाँ हमारा v² बराबर ये हो जाएगा 4m², ठीक है, बटे में 2, ठीक है, बटे में 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ v² बराबर हो जाएगा 2m², ठीक है, 2m²। और यहाँ से अगर हम m² बराबर, इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, m² बराबर देखें तो ये हो जाएगा v² बटे में 2, m² बराबर हमारा हो जाएगा v² बटे में 2। अब वही चीज यहाँ भी लिखना है, ध्यान देना, जो मैंने लिखा है, जैसे ये 2a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा, वही चीज हम यहाँ लिखेंगे। अगर यहाँ देखो v² के नीचे है, तो अगर 2v² को विभाजित करता है, ध्यान रखना, एक बार हमें a को लेना है, एक बार v को लेना है, अगर p क्यों होगा तो एक बार p लिखना है, एक बार क्यों लिखना है, ठीक है, विभाजित करता है, ठीक है, याद रखना, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, करता है, तो याद रखना कि 2v को भी विभाजित करेगा, v को जो आपका 2 है, v को भी क्या करेगा, विभाजित करता है, याद रखना, इतना आपको पता होना चाहिए, विभाजित करता है,
ठीक है, इतना समझ में आया। एक बार हमें a को लेना है, 2a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। एक बार b को लेना है, अगर 2b² को विभाजित करता है तो 2 जो होगा v को भी विभाजित करेगा। इतना आपको मैटर समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर बताना। अब हम लोग एक कारण लिखेंगे, फिर आपका पूरा सिद्ध हो जाएगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। फिर आपको क्या लिखना है हर एक जगह? देखो, जैसे आपका a और v जो है, मैंने a और v को उभयनिष्ठ गुणनखंड माना है, ठीक है। तो a और v जो है ना, वो क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, a का v आपका 2 है और v का भी 2 ही है, ठीक है, 2 है। और यह इस तथ्य का विरोध करती है कि a और v का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारी कल्पना गलत है। ये गलत है, ठीक है। देखो, a और v का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए हमारी ये परिकल्पना गलत है। और अगर गलत है तो मैंने क्या माना है कि अतः ये जो हमारा है √2 जो है हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। बस हमारा लास्ट में यही सिद्ध हो जाएगा। अतः जो हमारा √2 है एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, बस हो गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैंने सिद्ध कर दिया कि जो √2 है एक अपरिमेय संख्या है। देख सकते हो, मैंने कुछ नहीं किया है, केवल आपको थोड़ा सा थ्योरम आपकी बुक में दिया हुआ है, वही आप ध्यान से देख लेना, फिर आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। ये था हमारा पहला नंबर प्रश्न कि सिद्ध कीजिए √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग समझो यहां ध्यान से कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए। उन संख्याओं को ज्ञात करना है, उन दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। तो अगर आपको संख्या ज्ञात करनी है तो हमें क्या करना है? मानना पड़ेगा कि एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। माना, आप लोग लिख लो, माना एक संख्या जो हमारा है, एक संख्या क्या है? मैंने x मान लिया तथा दूसरी संख्या मैंने क्या माना? y है, ठीक है। मैंने एक संख्या को x मान लिया, दूसरी संख्या को y मान लिया, ठीक है। इतना आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ। फिर हमें इस पे आना है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या आप लिखो, एक संख्या जो है वो बराबर है दूसरी संख्या की 3 गुनी। मैंने 3 से गुणा कर दिया, 3 गुना, ठीक है, 3 गुना, ठीक है। यानी कि हमारा दूसरी संख्या लिख दो, हमारा 3 गुना हो गया ना, दूसरी संख्या लिखो, दूसरी संख्या, ठीक है। दूसरी संख्या यानी कि हमारा x जो है मैंने माना एक संख्या और ये बराबर है 3y के। इतना आपको समझ में आया? और इससे आप क्या करो? इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो। यहां तक समझ में आया? फिर पहले ही कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। यानी कि हमारी जो दोनों संख्या है, यानी कि x एक संख्या मैंने माना है, दूसरा y, इन दोनों का अंतर 26 है। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। बस क्वेश्चन लग चुका है, समझो। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग x का जो मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे, बस पूरा सवाल खत्म, ठीक है। x का मान हम कहाँ रखेंगे? ये जो x की वैल्यू है, x का मान जो है हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में आपको दिख रहा है, ठीक है। जैसे यहां हमारा समीकरण 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 26। x का मान हमारा है x बराबर 3y, तो यहाँ 3y रखो और यहाँ y ऑलरेडी है, यहाँ 26। बहुत आसान सा क्वेश्चन लग चुका है, क्योंकि आप लोगों को अब आसान लग रहा होगा। अगर आपको मेथड पता हो तो फिर आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगते हैं, ठीक है। ये हमारा कितना आया? 13, ठीक है। कितना आया? 13। अब अगर y की वैल्यू हमारी 13 आ चुकी है तो फिर हम x की वैल्यू काफी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। y का मान आप समीकरण 1 में रख दो। y का मान कहाँ रखोगे? जो हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 1 में
रखने पर। और अगर आप y की वैल्यू समीकरण 1 में रख दोगे तो फिर आपको समीकरण 1 दिख रहा है, x बराबर 3y, यानी कि x बराबर हमारा है 3y। और हमारी x की वैल्यू जो आएगी वो 3 × 13, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी हमारा आएगा 39। ठीक है, बस यही हमारी x और y की वैल्यू है, x और y की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ आपका जो अवशिष्ट संख्याएं हैं, जो आपकी पहली संख्या x है वो आपका 39 है, और जो हमारी मतलब दूसरी संख्या y है वो 13 है। यानी कि जो हमारा अवशिष्ट संख्याएं हैं, यानी कि दोनों संख्याएं, अतः जो हमारा अवशिष्ट संख्याएं हैं वो कितना है, दोनों संख्याओं को लिख दो। हमारा कितना है, एक है 39 और एक है 13। बस ये हमारा हो चुका है, काफी आसान सा क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये दूसरा भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन को आप समझो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। जैसे मैंने इसमें समझा कि दो संख्याओं का अंतर, मैंने संख्या माना x और y। जब मैंने x और y को माना, फिर मुझे पता चला कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मैंने एक संख्या को दूसरी संख्या की 3 गुनी कर दी, बस। ठीक है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये जो है ये 3 गुना था, तो मैंने इसमें गुणा कर दिया कि दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, फिर आपका पूरा क्वेश्चन लग चुका है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी आयताकार मैदान का विकर्ण, जो उसका विकर्ण है, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। यानी कि छोटी भुजा अगर आपको पता हो तो उसमें आप 60 जोड़कर विकर्ण ज्ञात कर सकते हो, बट छोटी भुजा नहीं पता। यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 सेंटीमीटर अधिक हो तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान रखना, यहाँ हमें हर जगह छोटी भुजा, यानी कि छोटी भुजा से 60 हमारा कितना है मीटर अधिक लंबा है क्या, विकर्ण, और छोटी भुजा से हमारा 30 मीटर अधिक है क्या, बड़ी भुजा। तो हमें छोटी भुजा नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ छोटी भुजा को ही मान लेंगे कि हमारा कि छोटी भुजा वो क्या है, x है। ठीक है, आप लोग मान लो, और एक मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। एक आयताकार मैदान है ना, एक आयताकार मैदान, तो एक आयताकार पहले आप मैदान बना लो। ध्यान रखना, एक आयताकार आप मैदान बना लो। जैसे मैं इधर बनाता हूं, ये हमारा एक आयताकार मैदान है, इनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा। ठीक है, अब एक आप विकर्ण बना लो, जैसे यहां से एक आप अच्छा सा विकर्ण बना लो। विकर्ण मतलब इन दोनों भुजाओं को ऐसे जोड़ लो, ये। ठीक है, जोड़ लिया। अब देखो यहां मैंने, देखो यहां आपकी जो बड़ी भुजा है, अब देखो ध्यान में रखना, पहले मैं मान लेता हूं कि माना जो हमारा एक है, माना आयताकार मैदान ABCD है, माना इसका मैं नाम दे देता हूं। इसका नाम क्या है, ABCD दे देता हूं। ठीक है, ये आप A मान लो। ठीक है, इसको आप B मान लो, इसको आप C मान लो, इसको आप D मान लो, ये। ठीक है, अब आपको पता चला कि माना जो हमारा आयताकार मैदान है, आयताकार मैदान क्या है, ABCD, ABCD। ठीक है, ABCD की छोटी भुजा क्योंकि हमें छोटी भुजा पता हो जाए तो हमें बड़ी भुजा और विकर्ण दोनों पता हो जाएगा। तो छोटी भुजा जो हमारा है वो x मीटर है। कितना है, x मीटर। ठीक है, x मीटर। अब आपको यहां से पता चल गया कि हमारा जो इसका विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी कि ये जो हमारा विकर्ण है ये छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ठीक है, ये हमारी छोटी भुजा है, और ये बड़ी भुजा जो है इससे 30 मीटर अधिक है, यानी कि ये जो होगा वो 30 मीटर अधिक होगा। तो भाई अब आपको एक चीज दिख रहा होगा कि ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय हो गया, कि ये हमारा कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। ठीक है, समझ में आया। अब आप देखो ध्यान से, जो हमारा बड़ी भुजा है ये हमें पता चल गया, और हमारा विकर्ण भी पता चल गया। अब आप क्या करो कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज
ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि ABC इसको मैंने लिया है ABC, क्योंकि ये आपका एक त्रिभुज बन गया ये, ठीक है। इसको छोड़ो, जो जो दिया हुआ है, और हमें x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, सारी चीजें ज्ञात हो जाएगा। यानी कि हमारा कर्ण स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या है AC, ये जो दोनों को मिलाता है, तो हमारा कर्ण का यानी कि AC का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा AV का वर्ग, यानी कि AV हमारा लंब है, इसका वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि VC का वर्ग, ये BC का वर्ग, ठीक है। इन दोनों का वर्ग कर लिया गया, यानी कि हमारा AC क्या है x प्लस 60, इसका आप वर्ग कर लो, बराबर AV हमारा क्या है x का वर्ग एंड प्लस हमारा ये x प्लस 30 का वर्ग, सारी चीजें मीटर में है। इसको जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3600, क्योंकि ये v का स्क्वायर होगा, एंड प्लस 120x, क्योंकि a है आपका 2ab, यानी कि 2 से गुणा होगा 60 में 120 और x, ठीक है, बराबर हमारा ये x स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, बहुत आसान है अगर आप ध्यान से देखते हो। यहाँ से आप ध्यान से देखो, यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखो आपका 3600 लिखा हुआ है, ये हमारा 120 लिखा हुआ है, 120 हमारा है, 120 में से जब आपका ये 60x जाएगा तो ये कितना बचेगा, देखो इधर आपका क्या है, ये आपका प्लस में है, ठीक है, ध्यान से समझो इसको। देखो पहले आप ऐसे लिख लो, ये हमारा प्लस 3600 है एंड प्लस 120x है, और बराबर ये हमारा जुड़ जाएगा 2x हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 900 एंड हमारा है प्लस 60x, ठीक है। इतना तो आपको मैटर समझ में आया। जब इन सबको हम लोग मतलब क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, देखो जैसे हमारा ये इधर है, इधर जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें उधर जाएंगी, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें इधर जाएंगी तो देखो ये हमारा2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें इधर जाएंगी, ठीक है, इधर, तो ये हमारा इधर प्लस में है, जब इधर जाएगा तो ये माइनस 120 हो जाएगा, और माइनस 120 में फिर जब आपका प्लस 60x घटेगा तो वो हमारा हो जाएगा माइनस 60x, और ये आपका इधर जाएगा तो ये 3600 में से आपका 900 घटेगा तो आपका बचेगा माइनस 2700, याद रखना x। बस अब इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो फिर आपका सारा क्वेश्चन लग जाएगा। जोड़ने घटाने पर 60, गुणा करने पर 2700, आई होप कि आपको पता होगा। अगर आप क्या करोगे, आप यहाँ करो, अगर आप 90 है, 90 में से आप 30 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 60, और गुणा करोगे तो 9 तक 2700, ठीक है, ये हो जाएगा 2700, ये आपका बराबर 0 के है, सॉरी बराबर 0, समझ में आया। अब यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर है, माइनस 900x है, माइनस माइनस प्लस 30x है, और यहाँ माइनस 2700 है, बराबर 0 है। यहाँ से x कॉमन ले लो, x माइनस 90, और यहाँ से प्लस 30 कॉमन ले लो, यहाँ से x, और यहाँ जब आप 30 कॉमन लोगे तो 9 तरीक 27, यानी कि ये भी हो जाएगा 90, बराबर 0। यहाँ से आपका एक ब्रैकेट में x प्लस 30 रहेगा, और एक रहेगा x माइनस 90, और ये भी बराबर 0 रहेगा, ठीक है। यानी कि हमारा x माइनस 90 बराबर 0 करोगे, 90 बराबर 0, यानी कि x बराबर 90, ये हमारा हो गया एक वैल्यू, ठीक है। दूसरा देखो हमारा है x प्लस 30 बराबर 0, और यहाँ x बराबर माइनस 30 हो जाएगा। ये हमारा है जो कि अमान्य है, जो कि मान्य नहीं है, अमान्य है, क्योंकि माइनस में नहीं होती भुजाएं तो ये अमान्य है, यानी कि अमान्य है, इसको नहीं करा जाएगा। यानी कि हमारा x की वैल्यू जो आया वो आपका कितना आया, वो हमारी x की वैल्यू आई 90, यानी कि ये हमें मिल गया छोटी भुजा, छोटी भुजा मतलब AV बराबर हमारा 90 मीटर। अगर AV हमारा 90 मीटर मिल चुका है तो हमें क्या मिल गया, यानी कि हमें AV मिला, और हमें VC जो हमारा है वो विकर्ण है, नहीं VC हमारा ये है, ठीक है, यानी कि हमारा ये है क्या, ये आपका लंबाई है, ये चौड़ाई है, ठीक है।
तो यहाँ VC जो होगा वो बराबर होगा हमारा x प्लस 30, ठीक है। यानी कि हमारा x है 90 और प्लस 30 वो बराबर हो जाएगा हमारा 120 मीटर। देखो हमें मिल गया। देखो अब ऐसे आप सारे को ज्ञात कर सकते हो, लेकिन हमें परिमाप पूछा है तो हमें इनको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जैसे यानी कि मैदान का परिमाप जो होगा, हमें पूछा है मैदान का परिमाप, यानी कि हमसे परिमाप ही पूछा है ना, तो परिमाप आप क्या करोगे, 2 में गुणा करो और आपको AV जो आपका AV है यानी कि लंब यानी कि लंबाई, और प्लस करना है आपको VC यानी कि चौड़ाई। तो यहाँ आप 2 इंटू आप करोगे यहाँ 90 प्लस 120, और इन सबको करने के बाद जब आप इसे जोड़ोगे गुणा करोगे तो ये आएगा 420 मीटर। 420 मीटर इसका परिमाप आएगा, याद रखना। देखो बहुत हार्ड क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकते हैं, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सॉल्व करोगे, बार बार कोशिश करोगे तो लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जो कि मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आप तुरंत इसका आंसर दे सको। अगला क्वेश्चन देखो, ये हमारा है एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, NCERT का है। लिखा हुआ है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जहां ये आपका जो जीरो की वैल्यू के बराबर नहीं होना चाहिए, a का मान बड़ा होना चाहिए जीरो से, और a प्लस बी का जो मान होना चाहिए वो जीरो से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, और या फिर 90 के बराबर होना चाहिए, और a की वैल्यू जो है v की वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। यानी कि a की वैल्यू अगर 15 है तो v की वैल्यू हमारा 10 होना चाहिए, ठीक है। और हमें a और v का मान ज्ञात करना है। तो चलो भाई, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, जो कि आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हमें दिया क्या है, हमें क्या दिया है, दिया है सबसे पहले देखो यहाँ हमें tan, एक चीज देखो, tan a प्लस वी इक्वल टू √3, tan a प्लस वी इक्वल टू √3। अब आप एक बात बताओ कि tan में √3 किस डिग्री का मान होता है। tan में पूछ रहा हूं, tan में, ठीक है, याद करो जल्दी से। तो tan में जो होता है √3, वो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। किसकी होती है, tan 60 डिग्री की। तो यहां से tan कट जाएगा और यहां बचेगा a प्लस वी इक्वल टू 60 डिग्री। कितना आसान सा समीकरण बना दिया ना। तो थोड़ा सा अगर आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते हो तो फिर आप लोग बहुत आसानी से लगा सकते हो। तथा अब दूसरा देखो, हमारा क्या दिया हुआ है, tan a माइनस वी इक्वल टू 1/√3। अब बताओ 1/√3 किसका मान है, पता है, tan में पूछ रहा हूं, tan में। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये है tan 30 डिग्री की वैल्यू। फिर tan से tan उड़ा दो और यहाँ आएगा a माइनस वी इक्वल टू 30 डिग्री। फिर आप इसके समीकरण 2 नाम दे दो। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर कुछ भी लिख सकते हो, या घटाने जोड़ने पर समीकरण 1 जोड़ा जाएगा क्योंकि आपका माइनस चिन्ह है, ठीक है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर भी लिख सकते हो। हल करने पर जब आप लिखोगे तो यहाँ आपका एक समीकरण है a प्लस वी बराबर 60 डिग्री और एक है a माइनस वी बराबर 30 डिग्री। यहाँ लिख दो जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ आपके ये वैसे भी कट जाएंगे, ये एक प्लस में है एक माइनस में है। तो यहाँ आपका ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू देखा जाए तो वो 90/2 हो जाएगा, यानी कि हमारी a की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। a की वैल्यू हमारी कितनी आई, 45 डिग्री। तो भाई a की वैल्यू अगर 45 डिग्री आई तो a का मान आप समीकरण 1 में रख दो। a का मान समीकरण 1 में रखने पर
आपको समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 आपको पता है, यहाँ है a प्लस वी इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस वी इक्वल टू 60 डिग्री, और यहाँ से हमें a का मान पड़ता है 45 डिग्री प्लस v इक्वल टू 60 डिग्री, और v हमारा होगा 60 माइनस 45, यानी कि हमारा v आएगा 15 डिग्री। तो a और v की वैल्यू पता चल गया। इन दोनों को जोड़ो, यानी कि 45 और 15 कितना होगा, 5 10 5 और 1 6 60 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री के बराबर भी नहीं हो, 90 डिग्री से छोटा है। यहाँ कह रहा था कि 90 डिग्री के बराबर हो या फिर 90 से छोटा हो, तो 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है, ये भी शर्त। यानी कि a की वैल्यू v की वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ a का मान बड़ा है क्योंकि a का मान हमारा 45 डिग्री आई, a की वैल्यू हमारी 45 डिग्री आई है, v की वैल्यू 15 डिग्री। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जितना क्वेश्चन समझाया गया है ये सारे क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करना, और ऐसा ही मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।